गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर के इस स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एल्केन्स के बारे में। पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन्स और नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, और इन सेकंड क्लास we discussed about method of preparation of alkanes. Today now we will discuss physical properties of alkane. Means जो alkanes हैं उनकी physical properties क्या क्या होती हैं वो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि बेसिकली हम लोग 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 फिजिकल स्टेट, नंबर 2 सॉल्युबिलिटी और नंबर 3 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो फिजिकल स्टेट में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक की जो एल्केन हैं वो कलरलेस और गंधहीन होती हैं, और जो 5 कार्बन से लेकर 17 कार्बन तक के एल्केन होते हैं वो रंगहीन गंधहीन लिक्विड होते हैं, और उससे ऊपर के जो एल्केन होते हैं वो सारे रंगहीन गंधहीन ठोस होते हैं। ये ध्यान रखना आप लोगों को। ये फिजिकल स्टेट की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी की, विलेयता की बात करते हैं। देखो, एल्केन अध्रुवीय होने के कारण जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, CCl4 में विलेय होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है तो पोलर पोलर को पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। तो जो हमारी एल्केन्स हैं बेसिकली वो एल्केन्स नॉन पोलर हैं, इसलिए वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होती हैं, इसलिए वो वाटर में इनसोल्यूबल होंगे क्योंकि वाटर पोलर है। और जो एल्केन है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर और CCl4 में क्या होगा, सॉल्यूबल होगा, क्योंकि एल्केन भी नॉन पोलर है और ये सॉल्वेंट भी क्या है, नॉन पोलर है। आगे चलते हैं। एल्केनों के गलनांक व क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। 1 कार्बन बढ़ने पर लगभग 20 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो अणुभार होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के अणुभार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्केनों के गलनांक व क्वथनांक बढ़ेंगे, क्योंकि कार्बन बढ़ रहे हैं तो अणुभार बढ़ रहा है। तो बेसिकली अगर 1 कार्बन बढ़ा देते हैं हम लोग किसी एल्केन में तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 20 केल्विन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाएगा, लगभग 20 केल्विन। आगे देखते हैं। समावेवी एल्केनों में साकित होने पर गलनांक व क्वथनांक का मान कम हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखना है जो कि अगर आपके पास आइसोमर एल्केन है तो ध्यान रखना, आइसोमर एल्केन में जो स्ट्रेट चेन एल्केन है उनका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होगा ब्रांच्ड एल्केन से। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 2 एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे। देखो, 2 एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें पेंटेन और ये आइसोपेंटेन, तो ये स्ट्रेट चेन है और ये जो है वो ब्रांच्ड है, तो स्ट्रेट चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन से ज़्यादा होगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें एन हेक्सेन की, तो एन हेक्सेन में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच्ड है, ये भी ब्रांच्ड है, ये इसमें ब्रांचिंग और भी ज़्यादा है, इसमें भी ब्रांचिंग है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है वैसे वैसे जो है ना इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, या हम लोग ये कह सकते हैं कि इस हेक्सेन के एक्चुअल में हेक्सेन के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो रहे हैं। देखो, इसका 341.75 केल्विन था, इसका 336 रह गया, इसका और भी कम हो गया, 333.30 केल्विन रह गया। फिर ब्रांचिंग और ज़्यादा बढ़ी तो और भी बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। फॉर एग्जांपल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 331.0 केल्विन रह गया, और इसका जो बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट जो था वहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ गई तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 322.7 केल्विन।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो जो एल्केन के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, मीन्स अट्रैक्शन फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। और देखो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एल्केन। एल्केन में होने वाली मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो इन रिएक्शन में क्या होगा, एक्चुअल में जो एल्केन का हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है हैलोजन से। किससे रिप्लेस हो जाता है वो? हमारा हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा। हैलोजन से रिप्लेस होगा जब, तो ये ध्यान रख लेना, ये जो रिएक्शन होगी, जब भी ये रिएक्शन होती है वो या तो हीट की प्रेजेंस में होगी या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान रख लेना। ये रिएक्शन जब भी होगी या तो हीट की प्रेजेंस में होगी या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग और सनलाइट, तो देन बनेगा क्लोरोमीथेन। ऐसे ही अगर हम लोग ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीटिंग, तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी, 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी। अगर हम लोग ब्यूटेन का एन ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। ये एक्चुअल में मोनोक्लोरीनेशन के प्रोडक्ट हैं, मीन्स मोनोक्लोरीनेशन मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जिनमें केवल एक ही क्लोरीन हो। तो जो मोनोक्लोरीनेशन के हैं वो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक 1 क्लोरोब्यूटेन एंड दूसरा 2 क्लोरोब्यूटेन। ये आप लोग अच्छे से समझ लेना। ऐसे ही अगर हम लोग आइसोपेंटेन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे? आइसोपेंटेन की बात करते हैं, तो आइसोपेंटेन में देखो यहाँ पे 5 मोनोक्लोरीनेशन के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। कितने? 5 मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, ये आप अच्छे से समझ लेना। ये 4 मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट बनेंगे किसके? आइसोपेंटेन के। ऐसे अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, उसका अगर हम लोग मोनोक्लोरीनेशन करवाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट बनेगा केवल 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये आप लोग ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रख लेना कि अगर हम लोग इस रिएक्शन में हैलोजन को एक्सेस में ले लेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लग लेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सारे के सारे जो एल्केन के जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे और पॉली हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये ध्यान रख लेना। अगर क्लोरीन या कोई हैलोजन एक्सेस में लेंगे तब ये रिएक्शन होगी, और अगर हम लोग मोलर रेशियो में रहेंगे तो जैसे हमने ऊपर में जो पॉसिबिलिटी बताई है वो प्रोडक्ट बनेंगे। ये ध्यान रख लेना। देखो इसी रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, मीन्स हमने जो अभी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिस्कस किया है उसमें हैलोजेंस पार्टिसिपेट करते हैं, तो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी फ्लोरीन की, फिर Cl2 की, फिर Br2 की और फिर I2 की। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एल्केन के विभिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं की क्रियाशीलता का या रिएक्टिविटी का, तो इनका ऑर्डर होगा। देखो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा या 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा और उसके बाद 0 डिग्री हाइड्रोजन होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो फ्री रेडिकल होगा। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल होगा। और फ्री रेडिकल होने की वजह से जहाँ पे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वो प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बनेगा। चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं इस रिएक्शन के। देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले जो क्लोरीन है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होकर के क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल एल्केन से रिएक्शन करके एल्काइल रेडिकल बनाएगा, और ये एल्काइल रेडिकल जो है
वो प्रोपेगेशन स्टेप में अगेन हैलोजन से रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड बनाएगा या एल्काइल क्लोराइड बनाएगा। दिस और साथ में ये वाला एक दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ से जनरेट होगा और दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल इज पार्टिसिपेट इन प्रोपेगेशन स्टेप। मीन्स ये जो क्लोरीन है वो वापस यहाँ करके वापस एल्केन से रिएक्शन करके इस रिएक्शन को कंटिन्यू रखेगा और फाइनली जब एल्किल हैलाइड बन जाएगा और जब हमें रिएक्शन को स्टॉप करना होगा तो जो होगा वो लास्ट स्टेप होगी टर्मिनेशन स्टेप। और इस टर्मिनेशन स्टेप में दो फ्री रेडिकल आपस में डाइमराइजेशन के थ्रू जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, उसको देख लेते हैं हम लोग। जब एक से अधिक उत्पाद बनने की संभावना है तो कौन सा उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है, यह उस अभिक्रिया में बनने वाले मुक्त मूलक के अस्थायित्व पर निर्भर करता है। जिस उत्पाद का मुक्त मूलक जितना अधिक अस्थायी होगा वो उत्पाद उतना ही अधिक मात्रा में बनेगा, ये ध्यान रख लेना। तो ये जो है मुक्त मूलकों के अस्थायित्व का क्रम है। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जा। ठीक है, एक लास्ट इसकी रिएक्शन से रिलेटेड एक और कंसेप्ट देखते हैं, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी का मतलब ये है कि हम लोग इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितने % बनेगा। तो देखो इसके लिए सबसे पहले तो हमें सेलेक्टिविटी का पता होना चाहिए। तो देखो क्लोरीन और ब्रोमीन की जो सेलेक्टिविटी है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 11 होती है, 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 3.8 और 82 होती है और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 5 और 1600 होती है। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कैसे किसी प्रोडक्ट का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना होता है हमें, परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट। अगर 1 डिग्री प्रोडक्ट का हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज, तो देखो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इनटू उसकी सेलेक्टिविटी और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इनटू सेलेक्टिविटी, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इनटू सेलेक्टिविटी और नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन इनटू सेलेक्टिविटी इनटू 100। अगर हमें 2 डिग्री प्रोडक्ट की परसेंटेज निकालनी है तो जो 2 डिग्री जो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन है उसको अब हम लोग ऊपर रख देंगे और जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री उनको उनकी सेलेक्टिविटी से गुणा करके टोटल को जोड़ करके नीचे रख देंगे और वही इनटू 100 कर देंगे। ये ध्यान रख लेना आप लोग। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करेंगे, इस आइसोप्रोपेन का ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, ये वाला प्रोडक्ट और एक तो 1 डिग्री प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी और 2 डिग्री। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, जो 1 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ओनली 0.01%, बट जो 3 डिग्री प्रोडक्ट है वो बनेगा 99.99%। ठीक है, तो उस फॉर्मूले की सहायता से जब हम लोग उसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी प्रोडक्ट बनने का जो रेशियो आएगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एल्केन के बारे में, और यहाँ से आपका एक एल्केन का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लो एल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।